हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। रोहित जहाँ कहीं भी जाता उसका सामना अमन की माँ सुधा जी से हो जाता और वो नजरें चुराकर वहां से भाग निकलता। ऐसा कई दिन चलता रहा और एक दिन सुधा जी रोहित के घर पहुंच जाती है। अपने घर आई अमन की माँ सुधा जी को देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। सुधा जी और रोहित के माता पिता के बीच काफी देर बातचीत होती है। रोहित के पिता मोहनलाल सुधा जी को उनके बेटे से मिलने से मना कर देते हैं और सुधा जी को यह कहकर घर से निकाल देते हैं कि आप अपने बेटे के चलते बेवजह ही उनके बेटे रोहित को परेशान कर रही हैं। लेकिन सुधा जी उनके घर से जाते समय कुछ ऐसा कहती हैं जिसे सुन अंदर कमरे में बैठे रोहित की आत्मा उसे धुतकारने लगती है। सुधा जी रोहित के घर के सामने खड़े होकर बोलती है, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे अमन की मौत का कारण पढ़ाई की चिंता नहीं थी। कुछ ऐसा हुआ था कॉलेज के उस हॉस्टल में जिसके चलते मेरे अमन ने खुद को फांसी पर चढ़ा लिया। मेरा अमन तो अब वापस नहीं आएगा, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर उसकी मौत की वजह पता चल जाए तो हो सकता है बहुत सी माँओं के बेटे उनसे जुदा होने से बच जाएं। जुर्म को छुपाना भी एक जुर्म है और जुर्म की सजा मैं नहीं दिलवाऊंगी तो भगवान खुद उसकी सजा मेरे अमन के गुनहगारों को दे देंगे। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि एक बार अपने अमन के आगे से कायरों की तरह फांसी पर झूल जाने का धब्बा हटा दूं, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मेरा अमन पढ़ाई की वजह से फांसी पर नहीं लटका और एक माँ का दिल उसकी औलाद के लिए कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी आप सबकी मर्जी, अगर सच सबके सामने नहीं आया तो कल कोई और अमन की जगह फांसी के फंदे पर झूल जाएगा और वजह पढ़ाई का प्रेशर बताकर उसकी फाइल भी बंद कर दी जाएगी। आज अमन को इस दुनिया से गए 13 दिन बीत गए थे। आज उसकी 13वीं भी हो गई थी। धीरे धीरे उसके घर आए उसके रिश्तेदार भी एक एक करके जाने लगे थे। उसके माता पिता को जवान बेटे की अचानक मौत पर हिम्मत देकर चले जाते थे। सुधा सब्र करो, हम सब जानते हैं अमन आपका इकलौता बेटा था। उसकी इस तरह अचानक खुद को फांसी लगाकर मौत होने से हम सब बहुत दुखी कर दिया है। उसका तो व्यवहार भी ऐसा नहीं था, हमेशा खुश रहता। कौन कहता था हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाला, जिंदा दिल रहने वाला अमन यूं इस तरह कॉलेज हॉस्टल के कमरे में फांसी पर झूल जाएगा। वो भी जब जब सब बच्चे अपने अपने घर छुट्टियों पर गए थे। हो ना हो जरूर पढ़ाई ही इसके पीछे का कारण रही होगी। आजकल की पढ़ाई भी तो बच्चों के ऊपर एक बोझ बनती जा रही है। अमन की माँ से उनके रिश्तेदार ने जाते हुए कहा, सुधा तुम अपना ध्यान रखना, हम लोग चलते हैं। भगवान जाने, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ मेरा अमन इतना कायर नहीं था कि वो पढ़ाई के बोझ से तंग आकर खुद को फांसी लगा ले। बल्कि उसे तो पढ़ना अच्छा लगता था और तो और जिस विषय की वो पढ़ाई कर रहा था वो भी उसका पसंदीदा विषय था। उसे इंजीनियरिंग करनी थी। उसके पिता और मैं भी बहुत खुश थे उसकी खुशी में। इस बात पर यकीन नहीं कर सकती, भले ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह दिमाग पर किसी चीज का प्रेशर आया हो, लेकिन वो प्रेशर पढ़ाई का नहीं हो सकता। अगर पढ़ाई का भी होता तो वो उसका सामना करता, इस तरह खुद को नहीं मारता। अमन की मौत का जरूर कोई राज है, मैं इस राज को जानकर रहूंगी। अमन की माँ सुधा जी ने कहा। अमन के पापा सुनील जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, सुधा तुम्हारी दवाई का समय हो गया है, तुम अंदर जाके दवाई खाकर आराम करो। मेहमानों को मैं विदा कर देता हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है सुधा की मौत की वजह दिमाग पर किसी का प्रेशर पड़ना है और एक विद्यार्थी जीवन जी रहे विद्यार्थी पर पढ़ाई के अलावा और क्या प्रेशर हो सकता है। जानती तो हो तुम, दिवाली के बाद उसके फाइनल एग्जाम थे जिनके परिणामों पर ही उसका सारा भविष्य टिका हुआ था। इसी के चलते वो दिवाली की छुट्टियों में भी घर नहीं आया था। अब तो पुलिस ने भी छानबीन बंद कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और कुछ दिन बाद उसकी फाइल भी क्लोज हो जाएगी। तो मान क्यों नहीं लेती कि हमारे अमन की मौत की वजह पढ़ाई का प्रेशर ही था। मैं नहीं मानती, मेरा अमन कायर नहीं था और पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं। भले ही पुलिस ने मान लिया हो या फिर और लोग भी इस बात पे यकीन रखते होंगे, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरे अमन के फांसी के फंदे पर झूलने की वजह पढ़ाई या उसका प्रेशर थी।
सुधा जी ने कहा और अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। सुनील जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी। तभी उनके पड़ोसी ने उन्हें हिम्मत दी और सब भी उन्हें हिम्मत देकर वहां से चले गए। अब बस उस घर में सुधा जी और उनके पति सुनील जी ही बचे थे। सुनील जी ने सुधा जी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन जाती, वहां अपने बेटे के बारे में पूछती और उसकी मौत का असली कारण जानना चाहती, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती थी, क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी सबूत बनाकर केस बंद कर दिया था। लेकिन एक माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था कि उनके बेटे ने खुदकुशी की थी। उन्हें लगता था कि उसे मजबूर किया गया था इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। उसकी हो ना हो हत्या हुई है और हत्यारा कहीं खुला घूम रहा है। इस बात के चलते उन्होंने उसके सारे दोस्तों के घर जाकर भी उनसे पूछना चाहा, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ भी ऐसा मालूम नहीं पड़ा जिसे सबूत बनाकर अमन की मौत के राज की गठरी को सुलझाया जा सके। 1 महीने से ऊपर हो गया था। ना चाहते हुए भी सुधा जी को अपनी जिंदगी की ओर लौटना पड़ा, क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। भले ही वो अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकती थी, क्योंकि अब उनका बेटा उनके पास नहीं था, लेकिन जिंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे हंसकर जियो या रोकर। इसलिए वो भी अपनी जिंदगी की ओर लौटने लगी थी। लेकिन अब भी वो कहीं न कहीं इस सोच विचार में लगी रहती थी कि एक न एक दिन वो अपने बेटे की मौत का राज जानकर रहेंगी। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से कुछ सब्जी खरीद रही थी कि अचानक उनकी टक्कर एक लड़के से होती है। सुधा जी के हाथ से थैला छूट जमीन पर गिर जाता है, उसमें रखी सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। माफ करना आंटी, कि मैंने देखा नहीं। सामने खड़े लड़के ने बिना सुधा जी की तरफ देखकर उनसे माफी मांगी और नीचे झुककर सारी सब्जियां थैले में भरने लगा। तभी सुधा जी को उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी और उन्होंने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए उसका नाम पुकारते हुए कहा, तुम रोहित हो ना? अपना नाम सुनकर उस लड़के ने जो कि नीचे गिरी सब्जियां उठा रहा था, अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, आंटी आप? जी मैं रोहित ही हूँ बेटा। रोहित ही हो बेटा? तुम यहाँ कैसे? आज कॉलेज नहीं गई? तुम तो अमन के साथ ही उसके रूम में रहते थे ना? सुधा जी ने कहा। इस तरह का सवाल सुन सामने खड़ा रोहित थोड़ा कांपने लगा। उसकी जीभ उसका साथ नहीं दे रही थी और तो और निगाहें भी एक जगह नहीं टिक रही थी। क्या हुआ रोहित? तुम ठीक तो हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। सुधा जी ने दोबारा सवाल करते हुए पूछा। वो आंटी, दरअसल मैं कॉलेज में। रोहित ने हकलाते हुए। क्या बात है बेटा, इस तरह घबरा क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? सुधा जी ने पूछा। सामने खड़ी सुधा जी को अचानक अपने सामने देख सामने खड़े रोहित के पसीने छूट गए थे और वो बोला, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। रोहित, मेरे सवाल का जवाब तो देते जाओ। तुम अमन के रूममेट थे ना? वो तुम्हारे साथ ही हॉस्टल के कमरे में रहता था। वो जब वीडियो कॉल करता था तो तुम भी तो मुझसे बातें करते थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है? मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों रहे हो? तो कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम मेरे बेटे जैसे हो। सुधा जी ने कहा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी जी, मैं अमन का रूममेट था और अमन के साथ उसके हॉस्टल के कमरे में रहता था। आंटी, मुझे जाना होगा, मेरे पापा की कॉल आई थी, वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहित ने कहा और जाने लगा। ठीक है रोहित, तुम चले जाओ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना तो बता सकते हो कि मेरे अमन ने खुद को फांसी पर क्यों लटका लिया था? क्या पढ़ाई ही उसकी असली वजह थी? तुम तो उसके साथ रहते थे ना? तुम तो उसे अच्छे से जानते थे। सुधा जी ने नम आंखों से पूछा। आंटी जी, मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो उसे हॉस्टल में दिवाली से 2 दिन पहले ही छोड़कर अपने घर दिवाली मनाने चला गया था। मैंने उससे पूछा था कि वो घर नहीं जाएगा, तब अमन ने कहा था कि दिवाली वाले दिन घर जाएगा। उसे फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है। हॉस्टल में रहकर मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ, उसके जिसके चलते उसने फांसी लगा ली। मुझे भी आप लोगों की तरह दिवाली वाले दिन ही पता चला था कि अमन हमारे बीच नहीं रहा, उसने सुसाइड कर लिया है। रोहित ने कहा और जल्दी से वहां से भाग निकला। उसकी लड़खड़ाती जुबान और नजरें चुराती आंखें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो ना हो रोहित कुछ तो छुपा रहा है।
कुछ तो बात ऐसी है जो रोहित जानता है पर बताने से डर रहा है। इन बीते दिनों में सुधाजी के विश्वास को यकीन में बदलने वाली एक वारदात आज सामने आई थी, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि जरूर कुछ तो छूट रहा है। घर आकर उन्होंने सारी बात अपने पति सुनील को बताई। वो जानती थी सुनील उनकी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन में चल रहे सवालों को किसी के सामने तो रखना ही था, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ साझा कर लिए। लेकिन अफसोस उनके पति सुनील को भी इस बात में कुछ अजीब नहीं लगा और उन्होंने उन्हें दवाई खाकर सोने को कह दिया। लेकिन अब सुधाजी सोने वालों में से नहीं थी। वो तो जब भी परेशान थी जब उन्हें उनकी बात की पुष्टि करने का छोटा सा भी सबूत नहीं मिला था, और अब तो कुछ ऐसा उनके हाथ लग गया था कि जिससे अगर थोड़ा बहुत खगोला जाए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। इसलिए उस दिन से ही उन्होंने चोरी छिपकर रोहित का पीछा करना शुरू कर दिया। रोहित जो कि अमन के साथ ही कॉलेज हॉस्टल में रहता था, लेकिन अब जब एग्जाम खत्म हो गए थे तब वो अपने घर आ गया था, जो कि अगली गली में ही है। अपने घर आई अमन की माँ सुधाजी को देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। सुधाजी और रोहित के माता पिता के बीच काफी देर बातचीत होती है। रोहित के पिता मोहनलाल सुधाजी को उनके बेटे से मिलने से मना कर देते हैं और सुधाजी को यह कहकर घर से निकाल देते हैं कि आप अपने बेटे के चलते बेवजह ही उनके बेटे रोहित को परेशान कर रही हैं। लेकिन सुधाजी जिनके घर से जाते समय कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उन अंदर कमरे में बैठे रोहित की आत्मा उसे दुत्कारने लगती है। सुधाजी रोहित के घर के सामने खड़े होकर बोलती है, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरे अमन की मौत का कारण पढ़ाई की चिंता नहीं थी। कुछ ऐसा हुआ था कॉलेज के हॉस्टल में जिसके चलते मेरे अमन ने खुद को फांसी पर चढ़ा लिया। मेरे अमन तो वापस नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर उसकी मौत की वजह पता चल जाए तो हो सकता है बहुत सी माओं के बेटे उनसे जुदा होने से बच जाएं। जुर्म को छुपाना भी एक जुर्म है और जुर्म की सजा मैं नहीं दिलवाऊंगी तो भगवान खुद अपनी सजा मेरे अमन के गुनहगारों को दे देंगे। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि एक बार अपने अमन के आगे से कायरों की तरह फांसी पर झूल जाने का धब्बा हटा दूं, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मेरा अमन पढ़ाई की वजह से फांसी पर नहीं लटका और एक माँ का दिल उसकी औलाद के लिए कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी आप सबकी मर्जी। अगर सच सबके सामने नहीं आया तो कल कोई और अमन की जगह फांसी के फंदे पर झूल जाएगा और बजाय पढ़ाई का प्रेशर बताकर उसकी फाइल भी बंद कर दी जाएगी। रोहित को अमन की मौत का राज पता था और उसने अपने माता पिता को यह बात बता दी थी, जिससे उसके माता पिता उसे अमन की माँ से सुधा से नहीं मिलने देना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटे को कोई परेशानी न हो। सुधा जी अपने मन की सारी बातें कहकर वहां से चली जाती है। अंदर खुद को कमरे में बंद किए रोहित एक अजीब दुविधा में था और बहुत देर सोच विचार करने के बाद वो बाहर निकला। वो अपने माता पिता से छिपकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सुधा जी अपने बेटे अमन की तस्वीर हाथ में लिए रो रही थी। पास बैठे उनके पति सुनील उन्हें हिम्मत देने के सिवा कुछ और नहीं कर पा रहे थे। किताब की तभी दरवाजे की घंटी उन दोनों के कान में सुनाई पड़ती है। सुनील जी दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने रोहित खड़ा था, जिसे सुनील जी ज्यादा नहीं पहचानते थे। वो अपना नाम बताकर अंदर आने को कहता है। बाहर से आ रही आवाज को सुन सुधा जी भी बाहर आ जाती है और सामने खड़े रोहित को देख उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और वो फिर रोहित के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, रोहित बेटा, तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है, इसकी विनती सुन लो। मैं जानती हूँ तुम कुछ ऐसा जानते हो जो हम में से कोई नहीं जानता, और तो और तुम्हारे माता पिता भी उस सच्चाई से अनजान नहीं है, इसलिए ही तो उन्होंने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। रोहित बेटा, अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे मेरे बेटे अमन की मौत के बारे में बता दो, जो अब तक राज बनी हुई है। कह दो कि उसकी मौत की वजह पढ़ाई का प्रेशर नहीं बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस चार दीवारी में कहीं कहीं कैद है, जिसे तुम या फिर अमन ही जानता था। सुधा जी के सवालों को सुन सामने खड़ा रोहित डर से कांप रहा था, लेकिन फिर से भी उसने हौसला रखा और बोला, आंटी आप सही हैं, अमन के यूं इस तरह फांसी फंदे पर लटकने की वजह पढ़ाई का प्रेशर नहीं है,
उसने तो सब कुछ बहुत पहले ही याद कर लिया था। उसे परीक्षा की कोई चिंता नहीं थी। वो जानता था वो बहुत अच्छे नंबर ले आएगा क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की है। ये सुनने के बाद तो मानो सुधा जी के चेहरे पर एक खुशी दौड़ पड़ी और वो पास खड़े सुनील जी का हाथ पकड़कर बोली, आपने सुना? मैं कहती थी ना, मेरा बेटा कायर नहीं था। वो इस तरह पढ़ाई के डर से कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। क्या तुम सही कह रहे हो? क्या मेरा बेटा पढ़ाई के प्रेशर की वजह से नहीं मरा? सुनील जी ने पूछा। जी अंकल जी, मैं सही कह रहा हूँ। कॉलेज से लेकर हॉस्टल तक अमन मेरे साथ ही रहता था। उसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता था? रोहित ने कहा। तो फिर बेटा अमन इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्यों खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज में अमन के साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ ऐसा जिसे अमन बर्दाश्त ना कर सका हो? तुम समझ रहे हो ना मेरा इशारा किस तरफ है? कहीं कॉलेज के सीनियर अमन के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे थे जिसे दूसरों को बताने में शर्म आती हो, और इसी के चलते उसने खुद को भी खत्म कर दिया। मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, तुम बताओ मुझे, सुनील जी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप रैगिंग के नाम पर शारीरिक शोषण की बात कर रहे हैं। नहीं अंकल जी, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। हम कोई फ्रेशर नहीं थे। पिछले कई सालों से उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे आ रहे थे। हो ना हो अमन की मौत की वजह उसका अपना लक के प्रति जुनून हो सकता है। रोहित ने कहा। लक के प्रति जुनून? ये क्या कह रहे हो तुम रोहित बेटा? ये कैसा सवाल तुमने खड़ा कर दिया है? सुनील जी ने पूछा आश्चर्य से। साथ ही सुधा जी भी हैरान में थी। अंकल आंटी, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन अपनी मौत से पहले अमन और मैं कॉलेज की क्लास बंक करके मूवी देखने गए थे। उसके बाद वहां से लौटते समय अमन की नजर एक सड़क किनारे खड़े आदमी पर पड़ी जिसके पास एक तोता था और वो पैसे लेकर सबका भविष्य और उसका लक बताता रहता था। अमन की भी मुझे वहां लेकर गया और उसने पैसे देकर अपने बारे में पूछा। तब वहां बैठे आदमी ने बताया कि अमन तक लक उसका भाग्य बहुत अच्छा है। वो जिस चीज को भी पाना चाहेगा पा लेगा। उसके कई शब्दों ने मानो अमन पर कैसा जादू कर दिया। उसने तुरंत ही आगे चलकर एक लॉटरी खरीद ली जिसके परिणाम शाम को आना था, और परिणाम स्वरूप अमन वो लॉटरी टिकट जीत भी गया। उसके बाद उसने अपना लक एक दो जगह और अपनाया। भाग्य के चलते वो उसमें भी जीत गया। उसका लक के प्रति जुनून कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। यहाँ तक कि अब वो कुछ ऐसी वेबसाइट से जुड़ गया था जो ऐसे ही लोगों को खोजती हैं और नए नए ऐसे टास्क देती हैं जिनमें या तो उनकी जीत हो सकती है और हार भी। दिवाली से 2 दिन पहले जब मैं अपने घर जा रहा था तब मैंने उससे भी कहा चलने को, लेकिन वो उन्हीं वेबसाइट द्वारा दिए गए अजीब से टास्क को पूरा करने में लगा था और बोला वो दिवाली वाले दिन ही घर जाएगा। उसे अभी और बहुत से टास्क जीतना है अपने लक के भरोसे। मैं उसे छोड़ घर आ गया और फिर दिवाली वाले दिन मुझे पता चला कि हॉस्टल के कमरे में अमन मेरा प्यारा दोस्त फांसी पर लटका मिला। हो ना हो अमन की मौत के पीछे का राज भी उसी वेबसाइट द्वारा दिया गया टास्क होगा जिससे अमन ने अपना लक आजमाने के लिए खुद को फांसी के फंदे पर लटकाया होगा और बदकिस्मती से मारा गया। आंटी मुझे माफ कर देना, मैंने सारा सच अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक रखा था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस और उसके मामलों से हर कोई दूर रहना ही चाहता है। लेकिन जब आज आप मेरे घर आकर कहा कि आप अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि और माओ के बेटों को बचाने के लिए अपने बेटे की मौत से रात से पर्दा हटाना चाहती है, तब सारे मुझसे रोका नहीं गया। जो कुछ मैंने आपको बताया वही सब कुछ मैं पुलिस को भी बताने को तैयार हूँ ताकि मेरे दोस्त के गुनहगारों को सजा मिल सके। रोहित ने सब कुछ बता दिया। यह सब सुन मानो सुनील जी और सुधा जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसके बाद वो सब थाने पहुंच वहां शुरू से सारी कार्रवाई शुरू हुई। दोबारा से अमन का मोबाइल जांचा गया और उन वेबसाइटों का पता लगाया गया जो इस तरह के बच्चों के जीवन के साथ खेल रही थी सिर्फ अपने लालच के खातिर। आखिरकार बहुत दिनों की मेहनत रंग लाई और वो गैंग पकड़ा गया जो चंद पैसों का लालच देकर लोगों से उनका लक आजमाने को कहता। वो ऐसे ही टास्क देकर जो उनके लिए जानलेवा हो सकते थे। आज 1 साल बाद ही सही अमन के मौत का रहस्य खुल चुका था। सब लोग सुधा जी के हौसले और यकीन की दात दे रहे थे
क्योंकि सिर्फ वही थी जिनका मन मानने को तैयार नहीं था। उनका बेटा पढ़ाई के प्रेशर से मरा है। कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।